दोस्तों नमस्कार। मेरा देश बदल रहा है, ये शब्द प्रधानमंत्री मोदी के हैं और ये शब्द तब कहे गए जब इस देश में किसानों के लिए उन्होंने नया शब्द गढ़ा। वो शब्द अन्नदाता का था। लेकिन आज की तारीख में लगता है वाकई देश बदल चुका है, क्योंकि इस देश ने किसानों को खेत खलियानों में पसीना बहाते हुए देखा है, लेकिन अब सड़कों पर खून बह रहा है किसानों का। इस देश ने देखा है सिंचाई और पानी के लिए किसान कैसे संघर्ष करता है, लेकिन सड़क पर पानी की बौछारों से उसे पीछे ढकेलने पर सत्ता आमदा है, सरकारें आमदा है। इस देश ने देखा है कि हल से लेकर ट्रैक्टर तक किसी तरीके से व्यवस्था कराने के लिए किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है जिससे वह अपने खेत को जोत सके। लेकिन आज की तारीख में ट्रैक्टर भी चले, लेकिन सड़कें खोदी गई, सत्ता ने सड़कें खोदी। इस देश के भीतर में किसानों की पंचायतों को भी देखा गया है और पहली बार ठीक संसद से 2 किलोमीटर की दूरी पर समानांतर संसद भी किसानों ने सजाकर देख ली। उसमें अलग अलग तरीके से किसानों के हक में प्रस्ताव भी पास किए। इस दौर में किसानों की खुदकुशी की खबर आम हो चली है, लेकिन पहली बार आंदोलन के दौर में भी 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई और इस देश ने उफ तक नहीं कहा। इस देश ने कभी उफ तक नहीं कहा। जबकि इसी दौर में, जिस दौर में किसान आंदोलन कर रहा है, उसी दौर में इस देश में राशन का बाजार बढ़ता चला गया। और जो अपने तरीके से खुदरा बाजार है, जो कि सीधे सीधे बड़े व्यापारियों नहीं बल्कि बड़े कॉरपोरेट और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट के कब्जे में है, उसने तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए इसी आंदोलन के दौर में लगा दिए, जिससे राशन पानी वह बेच सके और उसे मुनाफा मिल सके। इसी दौर में इस देश की खेती ब्रांड में तब्दील होती चली गई, लेकिन सड़क पर किसान का खून, खुदी हुई सड़कें, पानी की बौछारें, लाठी चार्ज, सब कुछ हर किसी ने देखा और मौत भी देखी। दरअसल क्या वाकई किसानों के सामने कोई रास्ता नहीं बच पा रहा है? क्योंकि हमें लगता है, याद कीजिए 2017 जून का महीना, 6 जून, मंदसौर में गोलियां चली थी, 6 किसानों की मौत हो गई। उस वक्त एक कमेटी बैठी थी, जस्टिस ए के जैन की कमेटी बैठी, और उसने जब रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट में गोली चार जो किया गया था उसको न्याय संगत बताया गया और कहा गया कि पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए वो गोली चलाई है। और उससे निकलकर जब आप करनाल पहुंचेंगे, 2 दिन पहले की घटना है, जब किसानों का खून बहा और किसानों का सर फोड़ देने का आदेश जो एसडीएम दे रहा था, उस संदर्भ में डीएम ने कहा ऑफिसर बड़ा संजीदा है, उसके इरादे नेक हैं, लेकिन उसे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। मंदसौर में 6 किसानों की मौत और करनाल में 60 से ज्यादा किसानों का घायल होना, उसमें से एक किसान इलाज कराते कराते मर गया। और इन सब के बीच किसानों ने मांग रखी, दोषी अफसरों पर एफआईआर दर्ज हो, मृतक किसान के परिवार को 25 लाख का मुआवजा और नौकरी मिल जाए, घायलों को 2-2 लाख की मदद मिल जाए, और 6 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। हम आपको दोबारा मंदसौर लिए चलते हैं। हमें लगता है कि आज पहले सिलसिले को समझ लीजिए, उसके बाद इस बात का जिक्र होगा इस देश के किसानों को अब क्या करना चाहिए। यह सवाल शायद सबसे बड़ा है और किसान भी बीते 9 महीनों से आंदोलन कर रहा है। वो बार बार कहता है हमारा तरीका गांधीवादी है, वो बार बार कहता है अपने तरीके से हम पॉलिटिकल नहीं हुए हैं, लेकिन 2024 तक हमारे बैठने की तैयारी है। इसके मतलब मायने जो भी निकाल लीजिए, लेकिन क्या इस दौर में आंदोलन को अब एक नई समझ विकसित करनी होगी? इस सवाल से पहले, चूंकि करनाल में जो कुछ हुआ, हरियाणा में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से वहां पर लाठीचार्ज हुआ, सर फोड़ दिए गए, खून बहा, ये सारी चीजें जब हम आपको बता रहे हैं तो हम आपको थोड़ी देर के लिए 2017 6 जून इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि किसानों की इस बैठक के बीच में वह किसान भी मौजूद जो मंदसौर में किसानों की अगुवाई 4 साल पहले कर रहे थे। वहां से शिवराज, जो कक्का जी के नाम पर हैं, वो एक वक्त आरएसएस के साथ, किसान संघ है, उनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वहां से वह निकल कर आए और उन्होंने किसानों के संघर्ष और किसानों के हक के सवालों को एकजुट किया और मंदसौर का आंदोलन शुरू हुआ।
लेकिन उस दौर में एक सेकंड के लिए इसलिए चलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर ये सारी चीजें हो भी जाए, इसका मतलब है किसान को कुछ नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, यह सारी परिस्थितियां समझ लीजिए। 1 जून 2017 को किसानों ने मंदसौर में आंदोलन शुरू किया था। 2/3/2017 में वहां पर दूध बहा दिया गया, सब्जी फल सब सड़क पर फेंके गए। 4 जून को गाड़ियां जलाई गई, गुस्से में था किसान। तब पुलिस ने कोई गोली चालन नहीं किया था, लेकिन 5 जून को हिंसा दोबारा हुई और 6 जून को पिपली मंडी में सीआरपीएफ की गोलियों से 2 किसानों की मौत हुई। पुलिस थाने का घेराव हुआ तो वहां पुलिस ने गोलियां चलाई, 2 किसान वहां भी मरे, 3 किसान वहां पर मरे और 1 किसान दालोंडा जो मंदसौर का इलाका है वहां पर 1 किसान की मौत हुई। 8 तारीख को वहां पर राहुल गांधी पहुंचे, मंदसौर में उनको गिरफ्तार किया गया, जाने की इजाजत नहीं दी गई, कुछ देर बाद उनको रिलीज कर दिया गया। 9 जून को एक कमीशन बैठा जिसको कहा गया कि मई 2018 तक आपको रिपोर्ट दे देनी है। 13 जून को ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, जो परिवारों की जिनकी मौत हुई थी उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। 1 साल के बाद परिस्थिति बदली, रिपोर्ट नहीं आई। गांव में किसानों ने गांव बंद आंदोलन शुरू किया। राहुल गांधी 6 जून को फिर एक रैली करने गए और उसके बाद जब रिपोर्ट निकल कर आई, उस रिपोर्ट में कहा गया कि आत्मरक्षा के लिए गोली चलाना आवश्यक और न्याय संगत था। इस दौर में शिवराज सिंह चौहान जिनके काल में ये गोलियां चली थी, सत्ता बदल गई, कमलनाथ आ गए, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन वादों पर चलने की कोशिश की, लेकिन वादों पर चलते हुए वह भी हांफने लगे, क्योंकि जो रिपोर्ट आई उसमें कोई दोषी नहीं था, कोई पुलिस वाला दोषी नहीं था, जिसने गोलियां चलाई वह भी दोषी नहीं था। और बीजेपी से कांग्रेस की सरकार में चीजें तब्दील हुई, हाथ में किसानों के कुछ भी नहीं लगा। इसी दौर में कहा गया कि हम कर्ज भी माफ करेंगे और कर्ज माफी का ऐलान भी हुआ। उससे पहले शिवराज सिंह चौहान और फिर बाद में शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने भी कर्ज माफी का जिक्र किया, लेकिन आंकड़े बतलाते हैं कि किसानों की संख्या जिनके ऊपर कर्ज था उनकी तादाद बढ़ती चली गई। हम वो आंकड़ा भी आपको बताएंगे, लेकिन इस दौर में कर्ज माफी भी एक स्कैम में तब्दील हो जाती है। जिनके नाम होते नहीं हैं, जो मर गए, जो गांव में नहीं रहते हैं, जिन्होंने कर्ज भर दिया होगा, जिन्होंने कभी कर्ज लिया नहीं, कर्ज घोषित भी हो गया, कर्ज माफी भी हो गई, ये सारी चीजें एक नए तरीके से मध्य प्रदेश में कर्ज माफी के स्कैम के तौर पर निकल कर आई। किसानों को क्या मिला? उस दौर में सोचिए, राहुल गांधी भी गए, उस दौर में सत्ता भी बदल दी गई मध्य प्रदेश की, लेकिन विधायकों को खरीद के दोबारा बीजेपी सत्ता में आ गई। किसानों को क्या मिला? किसान अपने आंदोलन को करते रहे, किसान अपने तौर पर आज भी आंदोलन करते हैं। और जब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इस आंदोलन को बताया गया, उस दौर में राजस्थान से भी किसान निकल कर आए और मंदसौर से किसान भी निकल कर आए, जिनका रिप्रेजेंटेशन सरकार के साथ बातचीत तक में रहा। लेकिन 2017 में मंदसौर किसानों को कुछ नहीं दे पाया। आप कहेंगे कुछ तो दिया होगा, यकीनन 1-1 करोड़ की एफडी कराई गई। जो कर्ज माफी की गई वो कर्ज माफी नहीं हो पाई, क्योंकि जिन परिवारों को कर्ज माफी का जिक्र था और खास तौर से जिनके परिवार के लोग मरे थे, उन्होंने बताया, जब उनसे कहा गया आप ईएमआई मत भरिए तो ईएमआई नहीं भरी, तो बैंक ने 16,000 रुपए का इंटरेस्ट और डाल दिया, जो देना पड़ा। 1-1 करोड़ की एफडीआई उस वक्त मंदसौर में जो किसानों की मौत हुई थी उनके परिजनों को दी गई। इसके अलावे तो क्या मौत की कीमत 1 करोड़, और यहां पर जो परिवार, मृतक किसानों के परिवार 25 लाख का मुआवजा मांग रहे हैं, घायलों को 2-2 लाख की मदद देने का जिक्र हो रहा है। चलिए, सरकार ने यह दे भी दिया, तो इसका मतलब है सरकार गोली चला सकती है, सरकार डंडे बरसा सकती है, सरकार पानी की बौछार चला सकती है, सरकार गड्ढा खोद सकती है। और 9 महीने से आंदोलन किसानों का अगर चल रहा है तो किसानों के पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि जिन 3 कानूनों का जिक्र है उसमें एक मोटी लकीर यही है कि इस देश में एग्रीकल्चर, कृषि सुधार, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के नाम पर इस देश में खेती को भी प्राइवेटाइज करने की स्थिति में सरकार आना चाहती है। लेकिन जिस दौर में 9 महीने आंदोलन चला है, उस दौर में इस देश का सच क्या है जरा यह भी जान लीजिए, क्योंकि बड़ी तेजी से इस देश में चीजें प्राइवेटाइज हाथों में चलती चली गई है।
और सरकार के ही आंकड़े बतलाते हैं कि इस दौर में खेती भी और राशन भी कैसे ब्रांड में तब्दील हो गया। हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं आज आपसे क्योंकि यह देश भारत का सबसे बड़ा राशन बेचने वाले रिटेल सेक्टर में तब्दील हो चला है। लेकिन जिन 9 महीनों में, इस दौर में जब किसान आंदोलन कर रहा है, उस दौर में $6.2 बिलियन यानी 45,438 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का है। उसमें अमेजन भी है, उसमें बिग बाजार भी है, उसमें फ्लिपकार्ट भी है, उसमें एपी ग्रुप भी है, उसमें रिलेम भी है, एक्सिमी भी है, एसिक्स भी है, वीवो भी है, यूनिकॉर्न भी है, माई लिमिटेड भी है। और सरकार ने अपने तौर पर क्या किया इस दौर में? एफडीआई 100% उसको लाने की व्यवस्था, इस दौर में डिजिटल इकोनॉमी उसको करने की व्यवस्था सरकार नहीं चाह रही है, या सरकार चाह रही है अब किसान तय करें, क्योंकि इस दौर में चीजें प्राइवेटाइज बहुत तेजी से हुई है। और इतना ही नहीं, जिस गाजीपुर बॉर्डर पर और जिस नोएडा बॉर्डर पर किसान बैठे रहे, उसके इर्द गिर्द दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, इन चारों जगहों पर रिटेल सेक्टर जो राशन दुकान के जरिए बिकता है, उसकी संख्या में लगभग 80 गुना की वृद्धि हुई है। इस दौर में लॉकडाउन भी था, कोविड भी थी, आंदोलन भी चल रहा था, लेकिन राशन तो हर घर को चाहिए। और राशन की इकोनॉमी किस तरीके से रिटेल सेक्टर को लाभ पहुंचाती है और यह लाभ और बाजार कितना बड़ा है, यह आपके कल्पना के परे होगा। क्योंकि इस दौर में इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन जो तमाम चीजों को बतलाता है, उसने जानकारी दी कि आंदोलन के दौर में राशन इस देश में ब्रांड में धीरे धीरे तब्दील होता चला गया। आप कहेंगे कितना तब्दील हो गया? यह आंकड़ा इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि भारत के भीतर जो रिटेल सेक्टर है उसका डाटा यह बहुत साफ तौर पर बताता है कि भारत में तकरीबन जितनी बड़ी तादाद में रिटेल सेक्टर की मौजूदगी है, उसका लगभग 80% हिस्सा राशन को बेचने और मुनाफा कमाने में है। 883 बिलियन डॉलर, $883 बिलियन, इसको अगर आप रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो यह 64,66,66,000 करोड़ का बनता है। इतना बड़ा रिटेल मार्केट है भारत का। और 2024 में जब तक किसान बैठने को तैयार है, तब तक माना जा रहा है कि यह बाजार बढ़कर लगभग $1.3 ट्रिलियन यानी लगभग 95 लाख करोड़ का हो जाएगा। ये ओवरऑल है। लेकिन इसके भीतर जब आप ग्रोसरी में आते हैं, यानी राशन से जुड़ी चीजों में आते हैं, जो लोग मंगाते हैं और जिसे किसान ही उपजाता है, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो मसाले हो, किसान ही उपजाता है इनको। और इसका बाजार इस 64 लाख करोड़ में से 44,52,000 करोड़ का है। और 2024 तक जब तक किसान आंदोलनरत रहेगा, तब तक इसका बाजार बढ़ते बढ़ते 65,90,000 करोड़ का हो जाएगा। यह है इस बाजार की ताकत, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सरकार ने इसीलिए 100% एफडीआई किया है कि दुनिया भर से पैसा आना शुरू हो जाए। इस देश में पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम जो है हमारा प्राइवेटाइज हो जाए और पैसे के जरिए इस देश की इकोनॉमी आगे बढ़ने लगे। एग्रीकल्चर किसानों के हाथों से निकलकर पैसे वालों के हाथों में आ जाए। यह बड़ी साफ समझ है। इस समझ में कोई दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि सरकार ने जब अपनी रिपोर्ट बनानी शुरू की तो बहुत खुशी के साथ बनाई कि भारत को लेकर अब दुनिया की नजर एग्रीकल्चर पर है। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई है, भारत अब इंडेक्स में आगे बढ़ते बढ़ते लगभग 11वें और 12वें नंबर पर आ गया है। आप कल्पना कर रहे हैं, भारत से पहले जो एफडीआई का पैसा दुनिया में अलग अलग जगह एग्रीकल्चर में लगता है, उसमें अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, चाइना है, जापान है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, इटली है और इंडिया भी आ जाएगा। लेकिन इन तमाम जगहों पर जो एफडीआई लगी थी है और जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहां पर किसानों की आय, जो प्रति परिवार किसानों की आय है, भारत की तुलना में औसत जब निकालना शुरू कीजिएगा तो वो 75 से 1000 गुना तक ज्यादा है। अब आप क्या करेंगे? भारत में किसान मजदूर में तब्दील हो जाए और दुनिया भर में जहां जहां किसानों की परिस्थितियों को देखा गया है, वहां किसानों की आय भी बढ़ाई गई है। लेकिन भारत में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। किसान क्या करे? किसान के सामने क्या रास्ता? यह सवाल आपके जहन में तुरंत आना चाहिए। यह सवाल हम जब आपको बताएं तो उससे पहले एक चीज और बताएं। अप्रैल 2000 से मार्च 2021 तक इस दौर में
अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक के बीच में जो DPIIT है, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसका डाटा बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि $3.47 बिलियन इसी बीच में एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर के लिए रिटेल मार्केट और एग्रीकल्चर को कैपिटलिस्ट हाथों में या कॉरपोरेट के हाथों में लाने का जो योजना बनी उसके मातहत लाया गया। और भारत के भीतर में जो बाजार खोजे गए उसमें भोपाल, मैंगलोर, रायपुर, रांची, गुवाहाटी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, ये सारे नए बाजार हैं, पुराने बाजार जो हैं सो हैं। अब यहां से एक दूसरा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत के भीतर में किसानों की आय और किसानों की कर्ज को लेकर इस सरकार ने कुछ किया है, या किसान जिस MSP का जिक्र कर रहे हैं, सरकार खुद मानती है कि अगर MSP लागू कर देंगे तो हमारे पास तकरीबन 20 लाख करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा साहब। अब 20 लाख करोड़ का बोझ है और दूसरी तरफ आज की तारीख में 45 लाख करोड़ से ज्यादा का राशन का सामान बेचने वाला रिटेल सेक्टर है। किसान क्या करे? किसान आंदोलनरत है, 2024 तक उसने सोचा हुआ है। अब सवाल है किसान क्या करे? हमें लगता है यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। अब किसानों को क्या करना चाहिए? क्या किसान राजनीति करे? राजनीति करने के लिए उसे MLA और MP बनना पड़ेगा, सीधे तौर पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन भारत में राजनीतिक गोरखधंधा जो पूरा का पूरा है, उसमें आपको क्या क्या करने पड़ेंगे और किसानी कैसे खत्म होगी इस देश में, और उसमें से चंद नेता निकलकर किस तरीके से सत्तानुकूल हो जाएंगे, यह भी किसी से छुपा हुआ बिल्कुल नहीं है। किसान राजनीति करे सत्ता के लिए, या किसान इस देश की व्यवस्था को बदल दे? यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या वाकई किसानों की यह ताकत है कि वह इस देश की व्यवस्था को बदल दे? उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट को नहीं देखना है, उसे किसी दूसरी व्यवस्था को नहीं देखना है, उसे एग्रीकल्चर को ही देखना है। उसे ना तो एजुकेशन, ना ही हेल्थ सेक्टर, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही इस देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ना ही इंडस्ट्री, उसे कुछ नहीं देखना है, सिर्फ उसको एग्रीकल्चर देखना है। जिस एग्रीकल्चर का मार्केट 2024 तक लगभग 65 लाख करोड़ का होने वाला है, उस बाजार को अपने कब्जे में किसान क्यों नहीं ले सकता है? यह पहला सवाल है। आपके जहन में दूसरा सवाल शुरू होगा, किसान इसे अपने कब्जे में कैसे ले? हमें लगता है इस सवाल का जवाब भी खोजने की आज बहुत जरूरत है, क्योंकि अब मौजूदा वक्त में जो मंडियां इस देश के भीतर में चल रही है, APMC की मंडी, हमने जब उसको टटोलना शुरू किया, इस देश में कुल मिलाकर APMC की 1000 मंडी है, जिसमें से ऑनलाइन ट्रेडिंग 229 मंडियों की होती है। उसमें हरियाणा की 81 मंडी है, पंजाब की 37 मंडी है, उत्तर प्रदेश की 125 मंडी है, गुजरात की 122 मंडी है, महाराष्ट्र की 118 मंडी है, राजस्थान की 144 मंडी है। लेकिन सवाल है, इस देश के भीतर में जो 1000 मंडी है और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को डील करने की स्थिति है, तो हमने टटोलना शुरू किया कितनी बड़ी तादाद में वहां पर लोग लगे हुए हैं और उन लोगों का जो काम होता है, तो उसकी जानकारी निकल कर आई। इस देश के भीतर में अगर उस मंडियों से जुड़े हुए किसानों को भी जोड़ दीजिए, जो कमीशन एजेंट्स होते हैं जिनको बिचौलिए कहते हैं उनको भी जोड़ दीजिए, और जो व्यापारी और ट्रेडर्स कहे जाते हैं उनको भी जोड़ दीजिए, तो भी उनकी संख्या कुल मिलाकर 1,61,06,487 होती है। यह 1,61,06,487 किसान हैं। टोटल संख्या जो है 1,73,00,000 है। यानी देखिए, ध्यान दीजिए, सिर्फ 2 लाख अधिकारी और कर्मचारी इस पूरी मंडी को चला रहे हैं। जो ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट और सरकार के नुमाइंदे हैं, उनकी संख्या कुल मिलाकर 2,20,859 है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, जो किसान है इस देश का, उस किसान को इस देश में गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे और स्टेट के स्तर पे, 4 स्टेज पे काम करना है। इन 4 स्टेज पर काम करने के लिए भी हमारे यहां की मंडियां काम नहीं करती है। हमारे यहां की मंडी भी डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ही जा पाती है, इसीलिए उसकी संख्या 1000 ही है। कुछ जगहों पर ये कुछ और जगहों चली जाती है, कुछ छोटी जगहों पर इनकी मौजूदगी जरूर है जहां पर अनाज का भंडारण सबसे ज्यादा है। लेकिन इसके ठीक समानांतर में इसका एक मतलब है कि अगर 1000 मंडी इस देश में किसान चलाने लगे, इस देश के भीतर में MSP अगर किसान तय करने लगे, और गांव से लेकर ब्लॉक, ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट, और उसके बाद सेंट्रली चीजें
क्या किसान एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर सकता है या नहीं कर सकता है, यह पहला सवाल है। आप कहेंगे बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया, आज ये कैसे संभव है? तो हम आपको एक दो उदाहरण दे देते हैं। हिमाचल प्रदेश में एप्पल होता है, एप्पल की कीमत जो एपीएमसी मार्केट में है, आपको जानकर हैरत होगी, बाजार में जब आप खरीदने जाइएगा प्रति किलो एप्पल तो वो 100 से 250 रुपए के बीच में है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एप्पल जो पाटली, कुहल और बरदौल का इलाका है, इन जगहों पर जो एपीएमसी काम कर रहा है उसने मिनिमम प्राइस रखा है एप्पल का 5 से 7 रुपए प्रति केजी और मैक्सिमम प्राइस है 54 से 64 रुपए प्रति केजी। इसी बीच में प्रति केजी, इसको क्विंटल में तब्दील कर दीजिए तो 500 रुपए से 6400 रुपए प्रति क्विंटल, यह एप्पल की स्थिति है। जो चना मिलता है, हरा चना, जब उसको हमने बाजार में पता किया और अमेजन से पता किया तो पता चला कि उसकी कीमत तकरीबन 250 रुपए है प्रति केजी। लेकिन इस मंडी के भीतर में 36 से 64 रुपए किलो के बीच में देना पड़ता है। जो देसी चना है ये 150 से 250 रुपए बाजार में उपलब्ध है, लेकिन ये 40 रुपए किलो आपको मंडी में देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, जिस एमएसपी का जिक्र बार बार हो रहा है कि एमएसपी पे तो हम सामान जरूर लेंगे और एमएसपी को ही सरकार मानकर चल रही है, उसका जब हमने देखा कि वहां पर क्या कीमत है, ये कीमत इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो गेहूं बिकता है 1925 रुपए प्रति क्विंटल उसकी कीमत है। लेकिन जब पता किया गया मंडी में उसकी क्या कीमत है तो अलग अलग जगहों पर जो निकल कर आया वह 1600 से 1700 के अतिरिक्त कहीं भी निकल कर नहीं आया जो मंडी में कीमत वसूली जा रही है। अब आप कल्पना कीजिए अगर यह स्थिति है, खास तौर से जो वीट की एमएसपी है, जैसे सागर में 1755 रुपए, उत्तर प्रदेश के माधोगंज, बस्ती, कोंच में 1500 से लेकर 1700 के बीच में, राजस्थान के बंदूकी और राजस्थान के भालपुरा में 1780 से 1835 के बीच में, छत्तीसगढ़ के कावरदा में 1715 से 1750 के बीच में, महाराष्ट्र के काटोल में 1765 से 1775 तक, लेकिन कीमत है 1975 रुपए। एमएसपी सरकार ने तय किया है, मंडी सरकार की है, उस जगह पे खरीदी कीमत हमने आपको बता दी। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर इस देश के भीतर में किसान ये तय कर ले कि वो एक पैरेलल सिस्टम अब बनाएगा, क्योंकि आंदोलन के जरिए हम बार बार उस सत्ता और सरकार को महत्व दे रहे हैं जिसने महत्व उस इकोनॉमी और कैपिटल को दिया है जिसके जारे पूरे के पूरी देश की एग्रीकल्चर प्राइवेटाइज हो जाए। बहुत साफ है, 6.5 लाख गांव है, गांव तक ना भी पहुंचे तो अगर बात ब्लॉक से शुरू की जाए तो इस देश में लगभग 6,500 ब्लॉक है। हर ब्लॉक में आपको 5-5 किसानों को रखना है जो कलेक्ट करेगा तमाम अनाज को, और वहां पर 5-5 लोगों को रखने का मतलब है तकरीबन 32,000 लोग आपको चाहिए। और जब आप डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो पूरे देश में 718 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में अगर 10-10 लोगों की एक कमेटी भी बन जाती है तो भी कितने लोग हुए? 7,180 लोग हुए। इन दोनों को मिला दीजिएगा तो मैक्सिमम 50,000 लोग हुए। लेकिन अगर आप गांव तक पहुंचने की परिस्थिति में आते हैं, चूंकि गांव गांव में किसान है, तो 6.5 लाख गांव, हर जगह पर हर गांव में 2-2 लोग नुमाइंदे खड़े करने हैं जो सारे अनाज को कलेक्ट करके ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट और इसको रोटेशन में लेकर आएगा। क्योंकि जितना पैसा इस देश में इस पूरे प्रोसेस में कमाया जाता है, क्या वो पूरा अनाज किसान अपने साथ रखकर और अपने तरीके से एमएसपी तय करके उसके पैरेलल में रिटेल सेक्टर भी क्रिएट नहीं कर सकता है? उत्तर प्रदेश के भीतर में बेरोजगारों की तादाद, रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तादाद, और उसमें ज्यादातर किसानों के ही बेटे होंगे। अगर उनको भी अगर सिर्फ जोड़ दिया जाए उत्तर प्रदेश में ही, और उत्तर प्रदेश के बाद उनको देश के दूसरे हिस्सों में भी ले जाया जाए, तो भी वो संख्या, इस जो 50,000 की संख्या और जो कुल मिला के 13 लाख की संख्या बनती है, इससे 13.5 लाख संख्या से कहीं ज्यादा बेरोजगार उत्तर प्रदेश में, क्योंकि रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तादाद लगभग 80 से 90 लाख उत्तर प्रदेश में ही है। उसमें जाहिर है आप उसको 1/4 ले आइए, उसमें से सिर्फ 20 लाख को किसानों के बेटे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, 12वीं पास तक होंगे, 10वीं पास होंगे। आपको एक सिस्टम बनाना होगा अगर सिस्टम को चेंज करना है तो, अन्यथा इस सरकार से आपको खून, पानी, गड्ढा, मौत सब कुछ मिलेगी, और सरकार उस दिशा में देख नहीं रही है, क्योंकि इसी दौर में हम जिन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं। अगला सवाल यह है कि आपके जहन में यह सवाल होगा कि कितनी बड़ी तादाद में किसान आपसे कैसे जुड़ जाएंगे। हम आपको एक आंकड़ा और देते हैं, इस देश के भीतर में तकरीबन 13,85,40,234
लोगों के जो अकाउंट हैं उनके हिसाब से वो किसान है, बैंकों के हिसाब से जो सहकारिता बैंक है, कृषि बैंक है और कॉमर्शियल बैंक है, इनके हिसाब से ये लोग कर्ज लिए हुए हैं और इन पर जो कर्ज है वह तकरीबन 16,80,366 करोड़ का है। यानी एवरेज निकालिएगा तो इस देश में प्रति किसान के ऊपर में 1,21,290 रुपए का कर्ज है। और अगर उसको प्रदेश वाइज देखना शुरू कीजिए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में 1,43,53,475 किसानों पर कर्ज है। उनका एवरेज 1,08,000 बनता है। कुल कर्ज, बैंकों ने जानकारी दी कि कुल कर्ज जो है वह तकरीबन 1,55,743 करोड़ का है। इसी तरीके से पंजाब का देखिए, पंजाब में सबसे ज्यादा कर्ज प्रति किसान पर है, तकरीबन 3,31,000। यहां के 21,49,000 किसानों ने कर्ज लिया हुआ है, जिन पर तकरीबन 71,000 करोड़ का कर्ज है। हरियाणा के भीतर भी 44 लाख किसानों ने कर्ज लिया हुआ और इन पर तकरीबन 78,000 करोड़ का कर्ज है। राजस्थान में 86 लाख किसानों ने कर्ज लिया हुआ है, इन पर तकरीबन 1,20,000 करोड़ का कर्ज है। बिहार में 69 लाख किसानों ने कर्ज लिया है और इन पर तकरीबन 49,000 करोड़ का कर्ज है। हर राज्य की ऐसी स्थिति है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तमिलनाडु में कुल मिला के यहां किसानों की तादाद जिन्होंने कर्ज लिया है वह तकरीबन 2,73,00,000 है और इन पर कर्ज लगभग 3,32,000 करोड़ का है। यानी प्रति किसान 1,21,000 के कर्ज में डूबा हुआ है। ये जो कर्ज लिए हुए किसान है, क्या इन्हीं को नहीं जोड़ा जा सकता है? तमाम डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तमाम एड्रेस मिल जाएंगे, जोड़िए और एक पैरेलल सिस्टम बनाने की अब कोशिश करनी होगी। अन्यथा जो गुहार 2024 तक लगाई गई है, राजनीतिक जीत और हार, अगर किसानों की हार में तब्दील होने लगे तो किसान इस देश में कहां है? वह तो वोटर है या फिर स्ट्रेटजी के हिसाब से चल रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जब न्याय मरने वाले को मंदसौर में नहीं मिला तो फिर यहां पर जो घायल हुआ और जो खून से लदा फदा पड़ा है उसको न्याय कैसे मिलेगा? और जो 9 महीने से किसान बैठे हुए हैं यह सोचकर कि न्याय मिलेगा, हमें लगता है इस देश में इतनी बड़ी तादाद अगर सिर्फ किसानों की है तो उन्हें एक पैरेलल सिस्टम इस देश के भीतर में सिर्फ किसानी के लिए खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि सवाल सिर्फ रिटेल सेक्टर का नहीं है। इस देश में जो अनाज भी बांटा जा रहा है कि हम 5 केजी अनाज जो सरकार कह रही है कि हम लोगों को देंगे, तो किसान तय करेगा कि इस एमएसपी पर हम सरकार को बेचेंगे। क्या ऐसी स्थिति आ सकती है जहां पर सरकार भी अनाज खरीदने जाए तो किसानों का अपना सिस्टम का है, हमने एमएसपी तय की है इतनी और उसी पे हम आपको अनाज बेचेंगे और वो अनाज भी आपको इतना बेचेंगे, आपको लेना पड़ेगा तो देंगे। तो अन्यथा इस देश में पूरा का पूरा सिस्टम जो सरकार चला रही है उसमें उसको वोटरों को पालना और पोसना है। 5 किलो अनाज होगा, कल 10 किलो अनाज होगा। 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि दिए, कल वो 6,000 हो जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ किसान की कहां होगी? और इस देश के भीतर में जब मान रहे हैं कि हम लोग इस 9 महीने के दौर में किसान के साथ बौद्धिक तबका जुड़ा हुआ है, जो आंदोलन चला, उसको एक पैरेलल तरीके से चीजें क्रिएट करनी ही पड़ेगी। अन्यथा पंचायतों में सरकार के खिलाफ नारे लगाकर हमें लगता है इस देश में सरकार ही मजबूत होती चली जा रही है। क्योंकि उसने जान लिया है हर चुनाव में जीत उसकी मजबूती का निशान है, उसके सीने पर एक नया तमगा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो जाए। सवाल सिर्फ इतना है, सत्ता चाहिए या व्यवस्था बदलनी है? सत्ता चाहने के लिए सीधी राजनीतिक दखल, जिसके लिए बाद हो सकता है ये राजनीति किसानों को ही बर्बाद ना कर दे, और दूसरी तरफ व्यवस्था परिवर्तन, उस व्यवस्था के मातहत किसान उस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की दिशा में आ जाएगा जहां पे रिटेल सेक्टर का मुनाफा हो या कॉरपोरेट का मुनाफा हो या पैसे वालों का पैसे बनाने की प्रक्रिया हो, वो सारी चीजें ढहढाकर एक ऐसे सिस्टम में तब्दील होगी जहां पर किसान उपजा रहा है, किसान तय कर रहा है। हमें ना तो सरकार की मंडी चाहिए, ना सरकार का एफसीआई का गोडाउन चाहिए। हम अपने तरीके से चीजों को डेवलप करेंगे और इस पाइपलाइन को बनाने के लिए जब पंचायतें हर स्तर पे इतनी, लगभग 50 से ज्यादा पंचायतें इस दौर में इस तरीके से हुई है, क्या उन 50 पंचायतों के जरिए इस देश में एक सिस्टम क्रिएट नहीं किया जा सकता है? सोचना जरूर होगा। अन्यथा प्रधानमंत्री फिर कहेंगे मेरा देश बदल रहा है, और बदलते देश में किसान का पसीना नहीं, लोग किसान का खून देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।